स्वागत है आपका स्टार न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम यहां से निकल रहे थे, हमारा गुजर हो रहा था। यहां पे हमें मिल गए जो है कांग्रेस के प्रत्याशी रिहाना के जो हैं पति रियाज अंसारी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इस बार वो हैं अपनी पत्नी को जो है अध्यक्ष पद की दावेदारी उन्होंने की है, तो इसलिए वो चुनाव लड़ा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर उनका जनसंपर्क अभियान जो है कैसा चल रहा है और जो है जनता का रुझान क्या है। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं जो कि जनसंपर्क कर रहे हैं। रियाज अंसारी मौजूद है, रियाज अंसारी से हम जो है बात करेंगे अभी। रियाज जी, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो है लगातार सभाएं भी कर रहे हैं और जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जो है जनता के बीच जा रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसे में कैसा रुझान है? रुझान आप देख ही रहे हैं लोगों में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा जुनून है, जोश है हमारे लिए, क्योंकि हम एक ऐसे प्रत्याशी हैं हमेशा दिया उधर तुम हमेशा पब्लिक के बीच में रहे हैं, पब्लिक के साथ काम किए हैं और जब भी कहीं ज़रूरत पड़ी, आज हम ये अस्पताल के पीछे इस गौटिया में जो घूम रहे हैं, यहाँ पर साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर कभी कोई काम हुआ, कभी किसी हमारे कई साहबानों के एक्सीडेंट हुए या वैसे कई लोग इस दुनिया से चले गए, तो शायद मैं ही देखने आता हूँ, मैं उनके साथ देता हूँ। मुझे लोग बाई नेम जानते हैं, बाई फेस। और बाकी जो प्रत्याशी हैं जो यहाँ के चेयरमैन हैं 10 साल से, कभी इस बस्ती में आए नहीं होंगे। बाकी आपके फारूक मंसूर साहब की बात ही ना करो, मैं किसी का नाम ना लो तो बेहतर होगा। समाजवादी के पार्टी के जो हैं आप देख सकते हैं, वो तो सूट ही इतना महंगा पहनते हैं कि उन्हें के कपड़ों में गंदगी ना लग जाए। तो आज आप देख रहे हैं लोगों में जोश है, जुनून है मेरे लिए। और लोग कह रहे हैं कि जो जनता के काम करता हो उससे पैसे आदमी को ही वोट देना है। और आपके अस्सलाम वालेकुम, ये भैया ध्यान रखना सब लोग, आज सभा है इसमें भी आना। ठीक जी जी, इस बार बहुत ही दिलचस्प जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है, माहौल बना हुआ है। एक तरफ जो है अगर हिंदू समुदाय की बात करें तो केवल एक प्रत्याशी, एक महिला है, वो उधर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि फाइट में। अगर बीजेपी की बात करूँ तो एक प्रत्याशी हैं और यहाँ पे अगर मुस्लिमों की हम बात करें तो 6 प्रत्याशी हैं। और आप ऐसे में उस पार्टी से हैं जो कि यूपी में अगर मैं बात कहूँ तो उसका नाम निशान तो फिलहाल है, लेकिन कोई जनाधार नहीं है। हाँ परवेज भाई, बिल्कुल ऐसा है। बुरा वक्त मैंने बार बार कहा है, हर पार्टी पे आता है, बुरा समय आता है। यही वो पार्टी है बीजेपी जो आज सत्ता में है, 2 सीटें हुआ करती थी। हमारी कांग्रेस पार्टी के सामने ये या इनके नेता कहीं दिखते नहीं थे दूर दूर तक। तो ये तो बदलाव की बात है। इन्होंने लोगों को झूठ बोलकर कि हर गरीब के खाते में, अस्सलाम वालेकुम, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे, 2 करोड़ नौकरियां भेजेंगे। आप दें, सारे झूठे वादे, सारे झूठे वादे करके इन्होंने सरकार बना ली। आप देखें, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है और गरीबों का इस भाजपा सरकार में कोई कल्याण नहीं हुआ। 400 रुपये वाला सिलेंडर जो था आज 1130 रुपये का वो बिकने लगा। महंगाई चरम पर है, खाद्य पदार्थों के दाम कहाँ पहुँच गए। तो आपने जो पार्टी की बात की, आप देख सकते हैं कि इन्होंने झूठ बोलकर जो सरकार बनाई है, इन्होंने उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ किए हैं, किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए। सही में किसानों के कर्जे कांग्रेस पार्टी ने माफ़ किए थे, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने माफ़ किए थे। तो आज जनता इन्हें देख चुकी है, वो बुरा वक्त था, इन्होंने लोगों को गुमराह करके सरकार बना ली। आप बिजली के बिल देखेंगे, जो कभी 2 रुपये यूनिट, 2.5 रुपये, आज 6-7 रुपये यूनिट। हर जगह महंगाई, लोग परेशान हैं, रोटी खाने को परेशान है कि कहाँ से हम लोग अपने परिवार चलाएं। पढ़ाई महंगी, शिक्षा महंगी, सारी चीज़ में महंगाई है। तो आपका ये कहना ठीक, इस बार हम कमज़ोर हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जिस तरह से आज पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल कर एक जो लोगों को जगाने का काम किया है, लोग उनसे मुतासिर हैं। और आप देखेंगे कर्नाटक में जो चुनाव चल रहे थे, आप और एक चीज़ और, कर्नाटक में चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है। भाजपा ये जानती थी कि आज हमारी असलियत जनता तक आ चुकी है, इसीलिए उन्होंने जिस दिन कर्नाटक का के बोर्ड खुलेंगे 13 तारीख को, उससे पहले ये चुनाव करा दिया यूपी का। अगर कर्नाटक के बाद होते तो इनके हालात क्या होते इन्हें खुद मालूम था, उससे घबरा के इन्होंने अभी चुनाव कराए। नवाबगंज नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नवाबगंज नगर पालिका में जो है बीजेपी से कई लोगों ने जो है दावेदारी की, आवेदन किया था, लेकिन टिकट जो उन्हें मिला, जो पार्टी के पारिवारिक जो पहले रह चुके राठौर परिवार की अगर बात करूं, उन्हें पहले भी टिकट मिल चुका है, उन्हीं परिवार से फिर मिला। और ऐसे में जो बगावत पर उतरे थे संतोष गुप्ता जी, जो कि भाजपा के जिला कार्यालय मंत्री हैं,
उन्होंने काफ़ी बगावत की और आनंद फानंद में जो है समर्थन दे दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये वैसे तो ये उनकी पार्टी का अपना मामला है। हम तो पहले ही से कह रहे थे कि सीधी टक्कर हमारी भाजपा से है। एकमात्र कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। संतोष जी क्यों बैठ गए? परवेज भाई, उन पर इतना दबाव बनाया गया। अभी उनके परिवार पर आप देखें, कार्यालय मंत्री की आपने खुद कहा, कार्यालय मंत्री और उनके बेटे पे 307 का मुकदमा, उन पर 307 का मुकदमा आपकी सरकार में। आपने उन्हें प्रेशर में ले लिया। आपने पहले ही, आप जानते थे कि हम अपने इन नेताओं को कैसे दबा सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा परवेज भाई, आप किसी को दबा सकते हैं, लेकिन उसके दिल के अरमान, उनके अरमानों से आप जो है, उनका जो दिल की जो वो है, उससे आप नहीं खिलवाड़ कर सकते। दिल से आज वो बीजेपी के साथ नहीं है। और यही नहीं, जितने लोग टिकट मांग रहे थे वो कोई इनके साथ नहीं है। सब जानते हैं कि अगर नीरेंद्र सिंह राठौर चुनाव जीत गए तो आने वाले 15 सालों तक किसी आदमी को भाजपा का टिकट नहीं मिलने वाला है। ये सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, सब लोग समझ रहे हैं। इसलिए हर आदमी ने अंदर से भीतर घात करके इन्हें चुनाव हराने के लिए तैयार बैठा है। आप देखें, इन्होंने जब इनके बड़े भाई रविंदर सिंह राठौर साहब जब चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने गंगवार समाज के लोगों पर कितनी लाठियां बरसाईं। वो एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए आप अपने बस्ती के लोगों को पिटवा रहे हैं, आप अपनी तहसील के लोगों को, आप अपने बीच के लोगों को, सिर्फ इसलिए कि आपको सीट मिल जाए। तो वो गंगवार साहबान, वो लोग जो लाइन में लग के बहुत पिटे थे, आज वो बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं कि कब इन्हें 11 तारीख को मोहर इनके हाथ में आए और जो उनके जिस्मों पे जो बरतें पड़ी थी, जो पुलिस की लाठियां जिसमें जख्मों को उन्होंने खाए थे, उसका बदला वो इनसे ले सके। आप देखना 11 तारीख को गंगवार समाज का 50% या 70% वोट इनको नहीं मिलने वाला है और वो किसी हाल में नहीं देगा। क्यों दे देगा, आप एक बात बताइए। लेकिन जनाधार तो ये बता रहा है कि जो है बीजेपी जिस तरह से नवाबगंज में लंबी रेस में कोई नहीं, जनाधार नहीं, ये कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। ये इनका सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया का नेटवर्क, इसमें मानना पड़ेगा अच्छा है। लेकिन ये देखेंगे, इससे पहले भी चुनाव, भाई जरा खामोश रहो यार, इससे पहले भी आपने देखा जो चुनाव जारी रखिए अपना, कोई बात, हम यहाँ से वापस चलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा परवेज भाई कि इन्होंने जो मैं आपसे जो बता रहा था कि किस तरह से गंगवार लोगों की पिटाई कराई, क्या वो लोग भूल जाएंगे? अच्छा, इनका जनाधार अगर था तो पहले भी इससे ज़्यादा दिखता था, आज कुछ नहीं दिख रहा है। तब भी ये लगातार 2 चुनाव हारे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इनकी हैट्रिक बनने वाली, ये हारने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कैसे हारेंगे, आप देख लेना 13 तारीख को मतगणना हो, आप बहुत आराम से देख लेना कि इनका बुरा हश्र होगा, बुरा हाल हो जाएगा। इन्हें स्टॉप करने चाहिए। इनका मैं बता रहा था कि इनका बुरा हश्र होने वाला है, क्योंकि 2 चुनाव में जो जुनून, जो जोश इससे पहले होता था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और वो जोश गायब इसलिए है कि इनके कारनामे अच्छे नहीं हैं। इन 2 परिवारों ने वो नफ़रत की, हमारे यहाँ ये ताहिर परिवार जो चेयरमैन बनता है, और एक इन लोगों ने वो नफ़रत की दीवार हमारे नवाबगंज में। आपने ताहिर परिवार की बात की, लोग तो कहते हैं, जो उनके समर्थक है उनका कहना यह है कि ताहिर परिवार को जो है इस बार काम करने नहीं दिया, विकास से कहाँ होता। अच्छा, अगर ताहिर को नहीं करने दिया गया तो तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? अब भी तो 4 साल की सरकार है भाजपा की, अब कैसे काम कर लोगे? जब 10 साल नहीं करने दिया तो 4 साल भी तो अभी योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। आपको कौन काम करने देगा? आप बताएं परवेज भाई, कैसे काम कर लेंगे? आप खुद बताइए। अच्छा, एक मेरा सवाल और है, जैसे कि शहला ताहिर जो थी, तो शहला जी जो थी वो तो नगर में उन्हें सब जानते थे और जो है उन्होंने राज भी किया यहाँ पे। लेकिन अब जो नया चेहरा आया गुलनाज, क्या कहेंगे, लोग उन्हें वो प्यार सम्मान देंगे? नहीं, देखिए इन्होंने तो सम्मान वैसे ही खो दिया। मुझे अब वो आपके चैनल पर चूंकि बात कर रहा हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए वो बातें। इन्हें पब्लिक ने 3 बार चुनाव जिताया, इन्होंने 3 शादियाँ की। पहली वाली पत्नी जिनकी बात कर रहे हैं वो चुनाव जीत के चली गई, उन्हें कोई मतलब नहीं नवाबगंज के लोगों से। वो दिल्ली में और लखनऊ में बैठ के ऐश आराम की ज़िंदगी जी रही हैं, करोड़ों की कोठी एसी में बैठी हैं। जनता नालियों से पानी जो भरा हुआ है, रोडों पे भरा हुआ है, इससे निकलने के लिए परेशान है। इनकी बीबी इससे पहले कहाँ थी? कितने लोगों के काम आई, कितने लोगों से मिलने आई, क्यों वोट इन्हें दे दे लोग? आप समझ लें कहीं कोई वो नहीं है, पब्लिक इन्हें जान चुकी। इनके कारनामे इतने ख़राब हैं, इतने ज़्यादा ख़राब रहे अगर मैं बताऊं तो लोग हैरान। लोग ये कहते हैं कि चेयरमैन ने वो रोड नहीं डलवाए, चेयरमैन ने ये काम नहीं कराया, चेयरमैन ने लाइट नहीं लगवाई।
लेकिन उन्होंने तो नवाबगंज में एक रोटों की तो गंदगी है ही, एक और गंदगी इन्होंने जो फैलाई है पूरा नवाबगंज जानता है। इन्होंने रिश्तों को कैसे कलंकित किया है, इन्होंने अपने शौक़ के लिए इन्होंने कैसे करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं, जो करोड़ों रुपए जनता पे बर्बाद करना चाहिए था। आपने इसी जो प्रत्याशी मैदान में है इनसे जब शादी की तो उसको 1 करोड़ रुपए की बरेली में आपने कोठी लेके दी, आपने 50 लाख का शोरूम खुलवाया सितारगंज में, आपने 50 लाख के ज्वेलरी बनवाई, उसके पूरे परिवार को माला माल कर दिया। कई करोड़ रुपया परवेज भाई एक लड़की पे आपने खर्च कर दिया। अगर यही पैसा नवाबगंज की गरीब बेटियों पे खर्च किया होता, नवाबगंज के गरीब लोगों पे खर्च किया होता, उनके परिवार की बेटियों की शादी कराई होती, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम होता। लेकिन ताहिर साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने शौक़ पूरे किए, और जो बाकी थोड़ा बहुत पैसा बचा 2-4 करोड़ रुपए आप देखें, इन्होंने सारा पैसा अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, बंदर बांट कर दिया, जो के लग गई। सेतल के लोग वोट नवाबगंज के लोग देते हैं, सेतल के लोग सारा पैसा लूट के चले गए, फरीदपुर के पूरा लूट के चले गए, बरेली के लोग लूट के चले गए, पीलीभीत के लोग लूट के चले गए। आज इनके साथ जो औरतें घूम रही हैं वो फरीदपुर की हैं, सेतल की हैं। अच्छा आप बताइए, एक परिवार से 3 लोग, वोट इनके 200-250 हैं इनके परिवार में, 3 लोग हैं। कभी वही औरतें एक के साथ घूम लेती हैं, शाम को दूसरे के साथ, भाई किसी के साथ है, पति किसी के साथ है, पत्नी किसी के साथ है, तो बेटी किसी के साथ है। जब एक परिवार के 3 लोगों की बात की, यहाँ पे मेरा सवाल एक और है, जैसा कि हाथी के चिन्ह पर हैं बेनज़ीर, अगर हम उनकी बात करें जो प्रत्याशी बेनज़ीर हैं, उनके जो है नाम जो आता है पुत्र वधू करके तो आता है, लेकिन उनके शौहर का नाम क्यों नहीं आता? अब आप ही ने अपनी पूरी बात कह दी। जो अपने शौहर का नाम उसमें नहीं डाल पा रहे हैं, क्या मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही, मेरी पत्नी काम करने आएगी? देखिए नगर पालिका की मोर ये महिला सीट है, सब जानते हैं। ताहिर नहीं है राजनीति की, 10 साल पत्नी चेयरमैन नहीं, कहते हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं। वो जो है उनके पति डॉक्टर हैं पेशे से, रामपुर रहते हैं, आज यहाँ नहीं है, कल कहाँ सुनने आएंगे। और इससे 20 साल 25 साल जब से वो डॉक्टर हैं, एक आदमी का भला किया हो। इनके मकान बरेली में, इनकी कोठियाँ बरेली में, ये ड्यूटी बाहर करते हैं, तो नवाबगंज के लोगों की सेवा कैसे कर लेंगे? क्या कैंप के नाम पर कोई रुपए भी निकला था? बहुत बड़ा घोटाला किया इनके ताहिर ने। वो ये जो 3 प्रत्याशी खड़े हैं, इन्हें खून लगा हुआ है, इन्हें मालूम है नवाबगंज नगर पालिका को कैसे लूट लिया ताहिर ने। अलग बात है इनकी करने की सजा इनको मिलने वाली है बहुत जल्दी, लेकिन इन्होंने 85,000 रुपये निकाल लिए। एक अस्पताल फर्जी बना दिया कागजों में, एक साहब के घर पे बैनर लगा के उस पर नगर पालिका का अस्पताल घोषित करके 50 लाख रुपया निकाल लिया कैंपों के नाम से। यही जो आज बसपा से लड़ रही है, अस्पताल वो है कहाँ, किसी ने देखा? मैंने भी नहीं देखा। कागजों में पता चलता है कि बनवाया है, अगर नहीं बनवाया तो बताया नहीं बनवाया। उन्हें मेरी बात का जब खंडन करना चाहिए, नहीं बनवाया कि हमने नहीं बनवाया तो फंस जाएंगे, क्योंकि कागजों में बना 50 लाख रुपया निकला, 60 लाख लिख लिया, 10 लाख रुपए के वो बांटे गए। ये दवाइयों कैंप, फर्जी कैंप कागजों में कहीं नहीं लगे, एक गोली किसी को नहीं। ये सब यही तो लोग थे। ये आज सिर्फ इसलिए तीनों मैदान में हैं। जो बस सपा वालों की भी अगर बात कर लें, वो भी इनके सगे चचेरे भाई हैं। कभी किसी के काम में नहीं आए, कभी किसी के थाने नहीं गए, तहसील नहीं गए। हम जिस गली में खड़े हैं, यहीं पे हमारे भाई की एक बार एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, बताएं, देखने आए। क्यों, क्या नाम था उनका भैया का, जो रिचोला से आ रहे थे नई मोटरसाइकिल निकाल के? यहाँ है इसरार भाई, इकरार भाई। क्या अजीज हसन या डॉक्टर ताहिर या ये लोग कोई आए यहाँ? कैमरा घुमा दो, कोई दिखाई नहीं दिया होगा कैमरे। बताइए कोई आए यहाँ? क्या आपका भाई आया? ये आप भाई है? मैं आया भैया, मैं यहीं पर रहा, तो मैं हर जगह जाता हूँ। देखो जनता खड़ी भी है, इनकी आवाज़, ये जनता की आवाज़ है। आप इसको देखें सुने तो हर जगह सिर्फ आपको ये रियाज मिलेगा। ये कहीं नहीं थे तो आज लोग वोट कैसे दे देंगे? पीछे एक और प्रत्याशी जो है दावेदार थे, जो कि नगर के सीनियर लीडर कहे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी की। उन्होंने अपनी पत्नी का आवेदन किया था, उनके बेटे सचिन रस्तोगी, जो कि एक वो भी बड़े नेता हैं बीजेपी के। क्या लगता है, उन्हें टिकट ना मिला तो ऐसे में अब वो भी बीजेपी की तरफ हैं? अभी कोई खुला उनका मैसेज तो नहीं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हर आदमी, हर इंसान इनकी बगावत में है। अस्सलाम वालेकुम। कोई इनके साथ नहीं है, कोई व्यक्ति इन्हें वोट नहीं देगा। कैसे दे दें कि एक तुम्हारे ही परिवार का हक है वोट पर, एक तुम ही चेयरमैन बनना चाहते हो। लेकिन इशारों में सचिन रस्तोगी ने इशारों में जो बात कही थी उन्होंने कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी को ये बोलना है जो भाजपा में रहेगा। हमारे कांग्रेस में भी एक आध इंसान है, बाहर के नवाबगंज को तो मेरी पूरी कांग्रेस है, वो कांग्रेस में है लेकिन मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। आपको नहीं दिखेंगे मेरे साथ, कहीं नहीं दिखे।
मेरे साथ कहीं घूमते हुए आपको नज़र नहीं आए। और मैं इसीलिए मैं बता दूं, भाजपा ने भी बहुत ख़राब काम किया है। भाजपा ने भी बहुत ख़राब काम किया है। संतोष गुप्ता बहुत अच्छे लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पीर बकस भाई हैं। देखो, अगर ये कोई भी नेता जो है, आपका नाम बता दें, नाम से बुला के दिखा दें। मैं एक एक बस्ती में नाम से बुलाता हूँ रियाज को। हमारे नामा राशि किराने की दुकान है, रियाजी नाम है? इनसे पूछ लेना कौन है ये रहते ही नहीं। परवेज भाई, ये मेरे घर हैं, मैं यहाँ पर खेला कूदा हूँ, मैं यहाँ पर हर खुशी गम में आया हूँ, हमेशा इन गलियों में दिखता हूँ। लेकिन बात हम भाजपा की कर रहे थे, तो वाकई मुझे अफसोस होता है। सचिन बहुत युवा नेता है। प्रेम प्रकाश रस्तोगी तो हमारा गुरु और शिष्य का नाता है, और मैं अभी भी उनसे मिलके आया हूँ। उनसे मेरा जो है दिल के रिश्ते हैं। और आप देखना, रस्तोगी वोट, अब मैं आपसे कह दूंगा तो जिनकी डेरा डाल देंगे, परसेंट नहीं बताऊंगा, लेकिन चुनाव उन वोटों में भी मैं जीत के आऊँगा। क्योंकि कभी भी रस्तोगी जी को इस रियाज की ज़रूरत पड़ी और इस रियाज को रस्तोगी जी की, तो दोनों गुरु चेले एक साथ खड़े मिले। रस्तोगी जी ने बहुत जंगें लड़ी। रस्तोगी जी ने कभी अपने लिए जंग नहीं लड़ी। आप देखें, ठाकुर जी महाराज वाली जो जंग लड़ी उन्होंने, बाजार वालों की लोगों की जंगें लड़ी। नरेंद्र साहब राठौर नहीं लड़ते, रविंद्र राठौर साहब नहीं लड़ते, इन्हीं ने लड़ी। संतोष गुप्ता ने लड़ी, लालू गुप्ता हमेशा बहुत सक्रिय रहते हैं। तो ये परिवार, इन्हें खामोश कर दो बच्चों को यार। तो इन लोगों ने, आप देखेंगे कि भाजपा ने जो निर्णय लिया, एक बहुत अच्छा काम कर सकती थी भाजपा, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोचा। जो 2 बार के लगातार हारे हुए थे, उन्हीं को टिकट थमा दिया। ये बड़ा विडम्बना है पार्टी की, और बड़ी अजीब स्थिति में रहेगी पार्टी। इसलिए पार्टी की हैट्रिक बनने वाली है, यहाँ बुरी तरह होने वाली, कोई इनके साथ नहीं है। आपने अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी कुछ बात कही थी, तो आपके भी तो कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ ऐसे, हमने अभी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट देखी थी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं। देखिए, कुछ लोगों ने कौन से संगठन बना लिए, इस्तीफा दिए, वो रियाज से नाराज नहीं है। वो रियाज से नाराज नहीं है। वो हो सकता है पार्टी के जिला कमेटी, जिला नेतृत्व से नाराज हों, लेकिन मुझसे कोई नाराज नहीं है। उनका कहीं उन्होंने टिकट मांगे होंगे सभासदी के, लेकिन उन्होंने उनको टिकट नहीं दिए, तो कोई नाराज नहीं है मुझसे। मेरी सबसे बात हुई, मजहर भाई ने इस्तीफा दिया, अल्पसंख्यक विभाग में हैं वो, पदाधिकारी हैं बड़े, उस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने एक आध टिकट मांगा होगा, उनके कहने से नहीं दिया। मुझसे नाराज़ नहीं है। मेरे साथ लगातार मेरे कार्यालय पे, उनके परिवार से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो सब मेरे साथ हैं, मुझसे कोई नाराज़ नहीं है। मिस भाई साहब, आप कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं रेहाना, उनके साथ में हैं, तो आपने ऐसा क्या देखा जो उनके समर्थक हैं आप? इसमें रियाज भाई के साथ में आने से मेरे कई मकसद हैं। मैं सबसे पहले अपने मिल्लत का आदमी हूँ, और मैं कस्बे में एक ज़माने से रह रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी नवाबगंज में उम्मीदवार बने हैं अदर पार्टियों से भी, रियाज भाई हमारे कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं। रियाज भाई के साथ में आने के कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि हम जब भी कभी हमें मिल्लत का या मज़हब का कोई मुस्लिम पर्सनल में मदाखलत होती है, तो जितने प्रत्याशी, इनमें कोई भी प्रत्याशी आज तक मेरे साथ में नहीं गया। और रियाज अंसारी साहब से जब मैंने कहा, ये हमेशा मेरे साथ भी रहे और मेरी कौम के साथ में भी रहे। तो जो प्रत्याशी हमेशा हर वक्त कौम और मज़हब और मिल्लत के साथ में है, तो हम भी उसी के साथ में हैं। बाकी अगर मैं किसी से आज भी कहूँ, तो कोई भी मिल्लत के काम में, गरीब जनता के काम में कोई आने वाला नहीं है। और ना ही आज तक मैंने किसी को गरीब आदमी की मदद करते हुए देखा, ना किसी गरीब को सहारा देते हुए देखा। कितने मर्डर हुए हैं। फिर आपने 10 साल तक जो है पालिका अध्यक्ष एक ही क्यों बनाया, एक ही को टाइम क्यों दिया? वो असल में मेरे अकेले वोट से तो नहीं बन जाते हैं, लेकिन ये लोग गलत रूमर पैदा करते हैं। जनता में तो आप ही आते हैं। हाँ, जनता में तो हम भी आते हैं। हमने वोट हालांकि नहीं दिया, लेकिन जनता को ये गुमराह करके वोट हासिल करते रहे हैं। इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम इलेक्शन लड़ा, और लड़ने के बाद में जनता गुमराह किया, और जिस जनता ने वोट दिया, इन्होंने जुल्म और ज़्यादती उसी जनता पर की है। इसलिए ये धोखे से बनते चले आए। जैसे आज भी हिंदुस्तान में अपने देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये भी सब धोखेधड़ी में बन गई हैं।
ऐसे ये धोखाधड़ी में बनते चले गए। लेकिन आज नवाबगंज की जनता काफ़ी होशियार हो चुकी है, काफ़ी समझदार हो चुकी है, इनके जुल्म ज़्यादती देख चुकी है, इनने कैसे कैसे जुल्म हमारी कौम के ऊपर ढाए हैं, वो सब आगाह हो चुके हैं। इसलिए तमाम लोग आज रियाज अहमद अंसारी साहब के साथ में मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं। कब्बाल साहब हमारे बहुत पीछे आगे आइए थोड़ा। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो किस तरह का रुझान है और ऐसा आपने क्या देखा प्रत्याशी में? देखिए, जो रियाज अंसारी पत्रकार साहब हैं, इनकी अपनी इस कस्बे के अंदर नहीं बल्कि ज़िले के अंदर एक अलग छवि है। ऐसा नहीं इनके सामने इस चीज़ को बोल रहे हैं? नहीं, हम किसी के बिकाऊ नहीं हैं, किसी के लालच में नहीं है। यह हमारा अपना मत है, हम जहाँ चाहें वहाँ करें। लेकिन हमें प्रत्याशी जो मिला है वो एक अजूबा प्रत्याशी है। इस प्रत्याशी जैसा कोई प्रत्याशी नहीं है। अगर आवाम को दूसरे प्रत्याशी पब्लिक इकट्ठा करके गुमराह करना चाहते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है और हमारी आवाम भोली भाली आवाम को गुमराह किया जा रहा है। आज पूरे कस्बे के अंदर आप जाकर पूछ लीजिएगा, अगर कहीं से आवाज़ आ रही है तो सिर्फ रियाज अंसारी के कारनामों की आवाज़ आ रही है कि सिर्फ रियाज अंसारी का हक है। आज हक है। ये लोग एक परिवार से तीनों लोग गुमराह कर रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है। आज अब आप जान चुकी है कि रियाज अंसारी हम लोगों के बीच हर वक्त रहते हैं, हमारे काम आते हैं। क्या कहेंगे कब्बाल साहब, सही कह रहे हैं? सही, ये बात सच है, ये बिल्कुल सही बात है। कोरोना काल में बहुत इनने गरीबों की मदद करी थी और आप क्या वैसे भी कह दुख रहे से काम हम तो यही कह रहे हैं, बहुत सारे गरीबों के राशन कार्ड बनवाए थे और बहुत सारे गरीब खुश हैं इनसे, बहुत तारीफ करते हैं और हर बात में इनका ही नाम लेते हैं कि प्रत्याशी बहुत बढ़िया हैं और हम इन्हीं को वोट देंगे। हम भी चाह रहे हैं कि ये गंदे लोग हैं, ये डॉक्टर ताहिर परिवार गलत काम करते हैं और ये लोगों को चूतिया बनाते हैं हर बार। अगर ये गंदे तो इनके साथ में और लोग क्यों हैं? अरे ये पैसा देके शराब पे आके माहौल खराब कर रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं 40 शराबी हमारे नजदीक किनारे शराब पी रहे हैं और बहुत गलत माहौल कर रहे हैं। 4 बार पुलिस आ चुकी है। पर मैं ये बिल्कुल सही बात है। मेरे आप साहब मेरे कार्यालय पे कभी आ जाए, मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा, नवाबगंज के मौजूद लोगों से भी मांग करूंगा, वो मेरे कार्यालय पे जाएं। अगर एक भी व्यक्ति शराब पी हुए मिल जाए, ये इन्होंने 300-400 लोग सपा के जो हैं और ये तुम्हारे ये ताहिर चेयरमैन है, इन्होंने कम से कम 200, 300 नए लड़के 10, 12 साल के लड़कों को शराब पिला रहे हैं ये, और उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी लड़ाई सपा का जो है प्रत्याशी से या फिर जो मौजूदा चेयरपर्सन थे? नहीं, हमारी इनसे किसी से नहीं है। ये पब्लिक को गुमराह करने आए हैं। ये दोनों ये लोग जो हैं, ये तीनों लोग इसलिए मैदान में हैं कि अब आपने कहा कि नवाबगंज में 5 लोग हैं, आप 3 को कम कर दें, कहाँ प्रत्याशी रह गए। फारूक भाई का तो शौक है, कभी खाली चुनाव लड़ लेते हैं, 100 वोट से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो शौक है। इतनी बड़ी लीडर को उन्होंने बुलाया था जो कि संजय सिंह, राज्यसभा सांसद। मुझे टिकट मिल जाता, मैं केजरीवाल साहब को यहाँ बुला लेता। ये कोई बात है? आए तो भीड़ कितनी थी, या क्या जनाधार है। इससे पहले ही वो समाजवादी से लड़े, उनका क्या असर हुआ। बसपा से भी शायद वो लड़ चुके हैं, क्या असर हुआ है उनका। कभी उन्होंने, वो हमारी पत्नी के मुकाबले लड़े, उनकी पत्नी को 4 वोट मिले, तो पैसे वाले हैं उन्होंने। अब बजाय ये है परवेज भाई कि उन्होंने कभी जनता के सुख दुख में नहीं रहते हैं। मैंने आपको पूरे सब जैसे लोग बता रहे हैं, मैं 2-3 बार जेलें भी गया हूँ, जो आंदोलन किए लोगों के लिए। जेलें मैंने काटी, ताहिर ने नहीं काटी। ताहिर ने कोफे पोसा में काटी, ताहिर ने फ्रॉड में काटी, शैला ताहिर ने भ्रष्टाचार में काटी। आज फिर इन पर पता चला भ्रष्टाचार के, कि वो अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, आप ही लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं कि उनके वारंट जारी हो गए हैं, कि सम्मन जारी हो गए हैं। इन लोगों ने इतना ख़राब माहौल कर रखा है। हम लोग बड़ा सुकून से चुनाव लड़ना चाहते हैं नवाबगंज का, लेकिन इन 2 लोगों की वजह से हम सबको परेशानी हो रही है। प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है इस टाइम कि इन दोनों परिवारों के बीच जो प्रदेश में एक गलत मैसेज चला गया है, कैसे सही रखा जाए। प्रशासन परेशान है इन लोगों की वजह से, जनता तो परेशान है ही। क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। क्या कहेंगे, इस बार कांग्रेस को जो है मजबूत प्रत्याशी मिला है नगर में? इस नवाबगंज में रियाज भाई जैसा प्रत्याशी कोई पहले भी नहीं था, अब पहली बार आए हैं और ये इंशाअल्लाह कामयाब होंगे इस बार में। तो हमने यहाँ पे जो है कांग्रेस प्रत्याशी के पति रियाज अंसारी से बात की और उनके जो समर्थक हैं उनसे भी हमने चर्चा की। उन्होंने तमाम तरह के अपने जो है मुद्दे गिनाए और तमाम तरह की बातें की, नगर की समस्याओं को लेके भी जो है बातें बताई। हम आगे भी जो है नगर की क्या हकीकत है, चुनाव किस मोड़ पे जाता है, वो भी हकीकत आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़।